अनुस्वार मंच पर बंधुओं आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक जानी मानी हस्ती मंजू लोढ़ा, जिनके न जाने कितने कार्य कैसे करती हैं वो तो मैं समझने खुलासा करने की कोशिश करूंगा आज, लेकिन वो कैसे इतने काम कर लेती हैं बड़ा कठिन लगता मुझे। पहले मैं समझता था कि मैं काफी वर्सेटाइल हूँ, लेकिन अब मैंने देखा मंजू जी भी बहुत ही वर्सेटाइल हैं, बहुत सारे एरिया में काम करते हैं। स्वागत है मंजू जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पटल को नमन करती हूँ, संजीव जी आपको नमन करती हूँ और हृदय से आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आज इस मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था जी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आज के इस सत्र में हम मूल रूप से आपकी साहित्य से जुड़ाव, साहित्यिक यात्रा और साहित्यिक विचारों के बारे में ही आपसे डिस्कस करेंगे। जी में ऐसी टेक्निकल चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। जी। तो फिर शुरू करते हैं। जब बात हो साहित्य की यात्रा का, तो यात्रा का पहला पड़ाव है आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे और कब से आपने शुरू किया? मैं आपको बता दूं संजीव जी, बचपन से ना पता नहीं किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है मुझे, और हर तरह की मैं किताबें पढ़ लिया करती थी। जैसे नंदन भी है, मनोरमा भी है, मायापुरी भी है, कर्नल रंजीत भी है, तो दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद जी हैं, बच्चन जी हैं, महादेवी वर्मा है। मीन्स हर तरह की किताब पढ़ने का इतना ज्यादा शौक था कि कई बार तो मुझे लगता था कि क्लास में जब पीरियड फ्री होता था तो उसमें भी किताबों के बीच में कोई कहानी की किताब डाल के मैं पढ़ लिया करते थे, इतना मुझे शौक था। तो शायद उसी की वजह से मेरा इस क्षेत्र की तरफ रुझान हुआ। हाँ, और मैंने फिर जब मैं कॉलेज में थी तब भी मैंने हिंदी साहित्य को ही लिया था, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं पढ़ नहीं पाई ज्यादा। फर्स्ट ईयर में थी, पास किया और सेकंड ईयर में पहुंची, तब तक 18 साल में मेरी शादी हो गई। तो जो एक इच्छा थी कि और आगे पढ़ूंगी हिंदी साहित्य में, व्यवधान आ गया, वो व्यवधान आ गया। लेकिन बस मैंने वो है ना कि किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई, मेरी सखी साथी बन गई। मैं उनको पढ़ती रहती और अच्छे अच्छे लोगों के बारे में जब पढ़ती तो मेरे मन में भी कहीं कहीं इच्छा होती थी कि काश मैं भी कुछ इसमें कर सकूं, कभी मैं एक आधा आर्टिकल लिख लूं, मेरा एक किसी पेपर में मेरा एक नाम आ जाए। ऐसे मन में कितनी भावनाएं होती थी। और जब पहली बार आर्टिकल छपा मेरा तो मेरे को इतनी खुशी मिली, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सबको बता रही थी, देखो मेरा आर्टिकल छपा, मेरा आर्टिकल छपा। तो बस वहीं से शुरुआत हो गई मेरी। राजस्थान पत्रिका में छपा, जनसत्ता में छपा, फिर नव भारत टाइम्स में छपा। ऐसे करते करते छोटे छोटे छपने लगे तो एक उत्साह मिलने लगा मुझे, एक प्रेरणा मिलने लगी कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, और बस शुरू हो गया मेरा ये सफर। लेकिन एक जगह आपको और लिखना बाकी है अभी। जी, कहाँ? हाँ, अनुस्वर में मैंने आपको एक कोणार्क के ऊपर एक कविता भेजी है इसी में लिखने के लिए, हाँ, छपने के लिए, तो आपको वो इसमें डालनी है। हाँ, आजकल मैं काम कर रहा हूँ, आपने नाम लिया था जी, मधुशाला पे। अरे वाह, बच्चन जी की इस पे, वाह वाह वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। आज की मधुशाला, वाह, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने अभी कुछ दिन पहले पूरा किया है अहिल्या पर, एक 250-300 पेज का प्रबंध काव्य जिसे कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हल्का हो जाए। हाँ हाँ हाँ, और अहिल्या जी का भी सीरियल भी आ रहा है, टीवी में चल रहा है उनके ऊपर, आप देखते हो तो देखिएगा। वो काफी ड्रामेटाइज होते हैं। हाँ, वो सब वैसा ही है, वो इतना ज्यादा खींचते हैं ना कि बस। हाँ, मैंने तो इस किताब के लिए वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, चारों वेद और विशेष करके ऋग्वेद और 18 पुराण पढ़े हैं। अरे वाह, इसके लिए आपको? अच्छा। और एक ऐसी टेंजेंट पे ले जाके खड़ा किया पात्रों को कि सोचने। अरे वाह, अरे वाह, कब तक आ जाएगी? प्रिंट में है ऑलरेडी। अच्छा, अरे वाह, तो मुझे जरूर भेजिएगा एक कॉपी। हाँ, मेरी सारी की सारी कैरेक्टर्स जो है ना वो महिलाएं हैं, पौराणिक महिलाएं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा है,
और जैसे कि इन्होंने भी मैथिली शरण गुप्त ने भी जैसे उर्मिला जी को लिखा। हाँ हाँ, और हाँ, तो इस तरह का आना ही चाहिए, ऐसे पात्रों को बाहर लाना ही चाहिए और जिनकी उनके बात बारे में। अन्याय नहीं हुआ या जिनकी बातों को या मनोभावनाओं को समझा नहीं गया, हाँ, तो जिनकी वहाँ हाँ ऐसे जो जो पात्र हैं वो माधवी, माधवी, हाँ मैं भी आपको कहने वाली, माधवी, हाँ, दूसरा उर्वशी, उर्वशी, हाँ, वासव दत्ता, जी चौथा कोणार्क का महाशिल्पी विश्वराणा, जी जी, उसकी पत्नी। अच्छा, ओके ओके, उसके बराबर, जब हाँ हाँ 18 साल तक कोणार्क में ही काम करता रहा, हाँ हाँ, अच्छा, पत्नी को तो रात में छोड़ के चला आया था, हाँ 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 हाँ, बराबर, पलट के गए नहीं छुट्टी में भी। हाँ। तो उनका जो वो त्याग दिखता ही नहीं है किसी को, ऐसे देखा जाए तो भरत की पत्नी का भी त्याग रहा है। हाँ हाँ, उर्मिला के बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत आ गया, कहीं लिखा गया, लेकिन भरत की पत्नी है, उसके बारे में तो लिखा ही नहीं गया। क्यों, आप कैसे सोचती नहीं लिखा जाएगा, मैं बैठा हूं ना। हाँ, आप लिखेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे आप, हाँ। मेरी अगली पौराणिक कैरेक्टर पर जो किताब है वो है जी, प्रथा की कथा। प्रथा की कथा, अच्छा, अरे वाह। आप ये इतना कैसे, कब लिखते हो, कब करते हो? इतना पढ़ना बहुत पड़ता है ना इसके लिए तो, हाँ। पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन एक फर्क है दीदी, जी जो जो मुझे लगता है, जी एज ए लॉ मैन, जी मोटी मोटी फाइलें पढ़नी होती हैं, जी जी जी, वर्ड बाय वर्ड तो पढ़ नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, तो हमने प्रैक्टिस करी थी वर्ड बाय वर्ड से, लाइन बाय लाइन पढ़ना, और फिर जी, पैरा बाय पैरा पढ़ना, और फिर पेज स्कैनिंग। अच्छा अच्छा, लायर के पास जाते हो तो कहीं 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 तो रुकता है, वरना वो हाँ ऐसे कहता है हाँ हाँ ठीक, ओके। तो एक 100 पन्ने की किताब पढ़ने में जी, मुझे 100 मिनट नहीं लगता। अच्छा अच्छा, वो एक हैबिट हो जाती है, वो इस तरह से पढ़ते हैं। मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड भी ऐसे पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ के बता देते हैं। मैंने बोला आप इतनी जल्दी पढ़ कैसे लिए हो? हाँ आप ये देखिए, आपको और दिखाता हूँ पीछे क्या दिख रहा है, हाँ, इतनी सारी किताबें ही किताबें हैं आपकी तो लाइब्रेरी। रोल में है, हाँ मतलब डबल लेयर में है। हाँ जी, बहुत सारी बहुत सारी। और और आपको दिखाता हूँ, ये लॉ की भी किताबें हैं आपके तो, हाँ। ऊपर से लेके नीचे तक सब मेरी लिखी हुई है। अच्छा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये 36 किताबें लॉ की हैं, हाँ 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 हाँ, और 78 किताबें लिटरेचर की। अरे बाप रे। मेरे ससुर जी भी है ना, रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। हाँ हाँ, हाँ, तो उनके भी वहां मैं देखती थी, बस सब किताबें ही किताबें, और इतने पेजेस उन्होंने भर रखे थे, मैं बताऊं इतनी फाइलें, वो एक पेज कहीं बाहर फेंकने नहीं देते थे। हाँ, बस मेरी किताबें। और लेकिन पीछे ऐसा हुआ कि कोई भी, बेटों ने लॉ तो की लेकिन कोई क्षेत्र में नहीं आया। नहीं है। हाँ, तो वो लेकिन किताबें ऐसे ही रह गई वहां पे, हाँ। जिस क्षेत्र में गए वहां तो नाम कमाया। अ, इन्होंने एक्चुअली क्या लॉ शुरू तो किया था, लेकिन उसी समय ससुर जी जज बन गए। तो हाई कोर्ट में जैसे जहां बाप जज बन जाए तो बेटे का एथिक्स नहीं होता है कि वहां लड़े। तो बस, और उसी समय हमारी शादी हुई थी, तो बोले चलो अभी कुछ नया करें, तो फिर हम मुंबई आ गए। अब मैं तो मुंबई से ही थी, तो बोले चलो मुंबई जाके कुछ किस्मत आजमाते हैं। तो इनके परिवार में तो कभी किसी ने बिजनेस किया ही नहीं था। मेरे दादी ससुर भी लॉयर थे, तो ऐसे ही इस तरह का था। मेरे दोनों देवर सीए रहे, वो सीए की प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर इन्होंने अपना बस छोटा सा बिजनेस से शुरुआत की, और बस करते रहे काम, और फिर ये भी बन गए, एमएलए भी बन गए। तो और मुझे ये जो विरासत मिली ना, जैसे आप बोलते हैं ना साहित्य की, मेरे ससुर जी को देखकर भी मिली। उन्हें देश के सारे नामी बड़े बड़े कवियों की सारी कविताएं मुंह जबानी याद थी, और वो जब मंच से बोलते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। मैं उनको सुनती तो मेरा भी मन करता कि मैं भी वहां जाके कुछ बोलो। तो बाय बस, बाय द वे, आपकी कौन सी रचना है, कविता या कहानी या आलेख सबसे पहले छपा? सबसे पहले मेरा आई थिंक ये छपा था, तलाक क्या समस्या का समाधान है, हाँ, मुझे लगता है। हो गया।
जो मनु भंडारी की किताब थी ना, आपकी बंटी, वो मेरे मतलब मैं जब पढ़ती थी तब मेरे कोर्स में भी थी, और बाद में जब मैंने इसको दोबारा पढ़ा तब मैंने फिर इसके ऊपर लिखा कि इसका जो एंड बताया है वो बड़ा दुखदाई था, जो जिस तरह से बंटी का वो होता है, तो उसको देखकर मैंने एक लिखा कि क्या तलाक क्या समस्या का समाधान है, तो उस पे लिखा, और फिर छोटे छोटे दूसरे आर्टिकल लिखती रही, नारियों पे लिखा। अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या लिखा था। नहीं, हम याद दिलाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपकी सारी किताबें मैं लेके आऊं एक बार। जी 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 उसकी एक रचनावली बनाई जाए। जी 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 जी, क्योंकि तभी आप इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के तौर पर याद की जाएगी। अभी तो इधर ये कुछ बराबर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो जो मन में आता है, इन दिनों तो इतनी कविताएं लिखी संजीव जी, कोविड में घर में बैठ बैठ कर रोज एक रचना कर लिखी कि और क्या करें, तो कम से कम ये तो काम अपना होता रहे कि साहित्य के प्रति प्रेम तो जागृत रहे। से बहुत सारी किताबें लिखी, ऐसे जैसे यादें लिखी मैंने, आपको बताऊं तो इसमें हाँ, इसमें मैंने क्या किया कि सारे जिनके साथ मतलब जीवन में जो जो जिनसे मैं कुछ सीख सकी, प्रेरणा ले सकी, परिवार से है, उनके बारे में लिखा। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें अपना जो भी अपने त्योहार होते हैं उनके बारे में लिख दिया, और मेरे एक दो चीज जैसे थोड़े थोड़े आर्टिकल कई छपे थे वो भी इसमें शामिल कर दिया। इस तरह से फिर एक मैंने ये घर कब आओगे, इसमें वो सैनिक के परिवार। तब हम आ जाएंगे। हाँ जी, जब आप बोलिए हम आ जाएंगे, किताबें लेके आ जाएंगे। बिल्कुल आइए, और आपको मैं अपनी लाइब्रेरी में ले जाऊंगी संजीव जी। मेरी जो लोढ़ाधाम में लाइब्रेरी है उसमें 4.5 लाख किताबें हैं। आपको तो बहुत अच्छा लगेगा वहां बैठकर पढ़ना करना, किताबें देखना, और वहां हर तरह की किताबें हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, और धर्म की भी हैं, कहानियों की भी हैं, साहित्य की भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, सब तरह की किताबें हैं। ये जो आपकी मोबाइल लाइब्रेरी है, इसमें कैसे रखें, इसमें हमने कहाँ जाती है? ये हमारे जो पूरा जो एरिया है साउथ मुंबई का, तो वहां पे मतलब दिन के हिसाब से जगह बांट ली गई है कि आज इस क्षेत्र में रहेंगे, आज इस क्षेत्र में रहेंगे। 2 घंटे एक जगह रुकती है और उस समय लोग वहां पर आ जाते हैं और किताबें एक वीक के बाद एक किताब ले जाते हैं, पढ़ के वापस दूसरे वीक में दे देते हैं। तो इस तरह से इसका कार्य चलता है, और 4000 इसके मेंबर हैं और लोग पढ़ते हैं। और लेकिन सबसे बड़ा दुख ये होता है संजीव जी, हिंदी की किताबें बहुत कम जाती हैं। हिंदी का जो पाठक है ना वो तो अंग्रेजी में तब्दील हो गया है, लेकिन गुजराती, मराठी लोग आज भी बहुत पढ़ते हैं, और हाँ, हिंदी कम पढ़ते हैं। ये बड़ा दुख होता है मुझे देखकर। और हर बार हर महीने हम नई किताबें तो डालते ही हैं उसमें, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मैगजीन्स डालते हैं हिंदी की, वो भी। तो लोगों के डोर स्टेप तक जाकर हम उनके तक साहित्य पहुंचाते हैं, तो उनको इतना अच्छा लगता है, तो आ जाते हैं, ले जाते हैं, पढ़ते हैं और वापस दे देते हैं। तो इस तरह से मैं आपको कुछ लिस्ट बना के भेजूंगा। जी जी जी, तो अच्छी किताबें विचार की जा सकती हैं ऐसी जगह के लिए। जी 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 बिल्कुल। हमारा एक एनजीओ है, बी फाउंडेशन के नाम से जी, महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते हैं। ओके, हाँ हाँ, अपने नेटिव विलेज में एक स्कूल बनवाया है छोटा सा। जी जी जी, कोई 280 बच्चे हैं, अरे वाह, और हम उनसे सिर्फ 10 रुपए फीस लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही नेक काम है, तो न के बराबर है, फ्री है सब कुछ, ये तो हो गया। हाँ, और उन लोगों को जो किट होती है हर क्लास की, जी जी, वो यूनिफॉर्म और जाड़े में एक स्वेटर, ये हमारी संस्था करती है। और हमने अभी तक किसी भी बाहरी सोर्स से कोई भी डोनेशन नहीं लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं तो 50,000 रुपए महीने निकाल के डाल देता हूँ। बराबर है, बराबर है। वही होता है ना, उसकी बड़ी खुशी होती है अपने को कि हमने, मेरे को भी, मैं मतलब लोढ़ा फाउंडेशन में करूं, ऑफिस से करूं, कितना भी करूं वो ठीक है, लेकिन जो पॉकेट मनी मुझे मिलती है, जो घर खर्च मुझे मिलता है, उसमें से जब मैं निकाल कर किसी की मदद करती हूँ ना, उसकी मुझे खुशी दुगनी हो जाती है कि नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से किया अलग से, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो पहली कविता आपकी कब प्रकाशित हुई? फिर से अधूरा रह गया था। हाँ, वो पता नहीं, कविता पहले आर्टिकल मेरे हुए, और फिर मैंने पहली जो किताब थी मन की लहरें हैं, वो मैंने ऐसे ही, मेरा जब बेटा हुआ पहला बेटा, तो मैंने उसके ऊपर एक कविता लिखी, फिर दूसरा हुआ तो दूसरे पे लिखी, तो वहां से मेरा ये लिखना शुरू हुआ थोड़ी थोड़ी।
कविताएं 79 में जब हुआ तब एक उसके ऊपर कविता लिखी, फिर 81 में दूसरा हुआ तब उसके ऊपर लिखी, फिर छोटी छोटी चीजें लिखती गई। तो वो ऐसे ही कॉपी पड़ी थी, तो एक दिन इन्होंने कहा कि चलो इसकी बुक बना लेते हैं अपन। तो वो एक बुक बन गई, और उस समय एक कार्यक्रम था यहाँ पर बिरला मातुश्री में, वेद प्रकाश जी गोयल थे उस समय मिनिस्टर थे, वो आए हुए थे, तो उनके हाथों से मैंने वो विमोचन करा लिया। मीन्स आप देखिए 2 दिन में वो किताब तैयार करा के किस तरह से उनके हाथों विमोचन किया अपने मेरे पापा, और उसको पापा को लेकर गई, पापा आप चलो, आप देखो आपको आपकी बेटी की किताब का विमोचन है। तो वो आए, उनको इतनी खुशी हुई, सबसे बड़ी बात ये है। तो बस वहां से शुरुआत हुई। फिर ज्यों-ज्यों मेरे जैसे मतलब बच्चों की शादियां हुई और मेरे पोते पोती होते गए ना, तो मैं हर जैसे बच्चा हुआ ना, उनके पीछे मैंने किताब लिख दी कि मैं उनको और क्या उपहार दूं। चलो एक एक किताब के रूप में जब वो पैदा हुए तब मैंने एक किताब लिखी। इस तरह से मैंने ये और शुरुआत की। इस तरह से 11 किताबें हो गई संजीव जी। मुझे याद आ गया आपको सुन करके की बार जब मैं जा रहा था फरवरी में अमेरिका जी, तो मैंने सोचा यार ये गिफ्ट खिलौने फलाना ढिमका ये तो बहुत हो गया, ऐसा करते हैं बच्चों के लिए किताब लिखते हैं। तो मैंने 20 रात भर में 20 छोटी छोटी बच्चों की कविताएं लिखी। अरे वाह। और सवेरे टाइपिस्ट को दिया, इसको करो, और तीसरे दिन मैं उसको लेके चला गया। अरे वाह। 3 दिन में किताब प्रिंट होकर मेरे साथ चली गई। तो बस ये बच्चों को गिफ्ट सबसे अच्छा लगता है। फिर मैंने एक और उसमें किया क्या कि जिन बच्चों को देनी थी, चारों जो ग्रैंड सन एंड डॉटर है, उनकी फोटो आगे पीछे कवर पे लगा दी कोलाइज करके। अरे वाह, अरे वाह। सो हैप्पी भाई, मेरी फोटो आ गई, मेरी फोटो आ गई। और मैंने उसको सुना था, कितना सुंदर वो लड़का है ना आपका कविता, हाँ, कितना सुंदर बोला उस समय जब अपने प्रोग्राम में उसने, और आपकी बेटी भी साथ में थी। हाँ, बेटी तो हमारी मास्टरमाइंड है। हाँ जो जैसे पिता वैसे ही संतान। हाँ, हम भी डरते हैं। अच्छा। अरे वाह। हाँ, ये सब वो ही बनाती है ना, सब फोटोज वगैरह। जैसा टाइम नहीं, वो बात अलग है जी। हमारे पर्सनल जी, कवर पेज वही डिजाइन करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें लिखा है कि इसने संक्षेप में, आपको किताब भेज दी ऑलरेडी, मिलती होगी 1-2 दिन में। जी, उसने लिखा है ये 5 तत्वों का मेल है। जी। और कैसे कम और ज्यादा होते हैं, तो ब्लैकनिंग ऑफ द लाइफ हो जाती है, या एनर्जी इन द लाइफ हो जाती है। हाँ हाँ, बराबर। तो बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। वही है। अभी 9वां बच्चा मेरी किट में उसमें आ गया है, किटी में। अच्छा। 7 थे ना, फिर 2 और आ गए। एक मुंबई की है जी, लड़की। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। आपने इतनी विधाओं पर जो काम किया, कविता भी, कहानी भी, संस्मरण भी, इन सब में आपको सबसे अच्छी कौन सी विधा लगती है? एक्चुअली मैं ज्यादातर कविताएं लिखती हूँ। कहानी तो मैंने 1 या 2 लिखी है संजीव जी। मुझे वो कहानी के पात्र बोलते हैं करते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आता कैसे लिखूं। मुझे सबसे अच्छा पढ़ना कहानी लगता है, मैं आपको बताती हूँ। कहानी में छोटी छोटी कहानियों से इतनी शिक्षाएं मिलती है। और मेरे को आर्टिकल लिखना अच्छा लगता है, किसी के बारे में लिखना है, करना है, वो लिखती हूँ मैं। लेकिन ज्यादातर लिखती जो हूँ, और कविताएं भी मेरी राइमिंग नहीं होती है। मैं मतलब जो भाव आते हैं मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, उसको बिठाती नहीं हूँ मैं कि भाई ये लय के साथ ये इतना या मात्राएं होंगी, वो मुझे, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता ये सब, मैं आपको सच्ची बताती हूँ। वो तो दीदी आपको बताऊं, अगर आप पहले से प्रैक्टिस हो गए जी, वो तो ठीक है, वरना आप मात्रा गिन करके कभी लिख नहीं सकते। हाँ, वही है, नहीं लिख सकती हूँ मैं, नहीं होगी। हाँ। तो बस जो भाव जब आते हैं ना, कई बार तो मैं ऐसे बैठे बैठे मुझे ऐसे एकदम ख्याल आ जाता है, मैं लिखने लगती हूँ। एक बार तो अभी चंद दिनों पहले की बात है, मैं ऐसे ही दोपहर में सोई थी, उठी और मैं ऐसे ही उठ के जैसे ही मैंने अपना चेहरा ऐसे ही मिरर में देखा, मुझे लगा मेरी माँ ही मुझे सामने दिख रही है। और मैंने उस पर एक कविता लिख दी कि भाई आज तो मैं बिल्कुल माँ जैसी लग रही हूँ, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लग रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी मेरे लिए। इस तरह से मैंने उनको लिखा, और कि वो मेरी रोम रोम में अब बह रही है, और कल मैं भी अपने बच्चों के रोम रोम में बहूंगी जब वो इसी तरह से अपने बच्चों को प्यार करेंगे। तो इस तरह से वो एक ऐसी कविता मतलब एक क्षण में बन गई।
एक क्षण। अभी दिखाता हूँ आपको। जी। तब तक मैं चाहूंगा कि आप अपनी पसंद की कोई एक कविता रिसाइट करें। जी, एक मुझे बहुत पसंद है, जैसे अभिलाषा करके है, जिसमें मैंने एक नारी के मन के भाव रखे कि 20वीं और 21वीं सदी में सम्मानित सामंजस्य करूं, भारतीय संस्कृति हो जीवन शैली पर दुनिया के साथ मिलाकर कदम चलूं, थक कर जब घर अपने आऊं, पति के साथ मैं भी गर्म चाय का प्याला पाऊं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहू और बेटे अगर दोनों बाहर नौकरी पे जाते हैं, लेकिन जब बहू आती है तो बेचारी को खुद को किचन में जाना होता है। बेटे को तो हम देते हैं कि मेरा बेटा थक कर आया है, लेकिन यहाँ मैं ये कहती हूँ कि जब थक कर घर में अपने आऊं, पति के साथ मैं भी गर्म चाय का प्याला पाऊं, दुनिया के दायित्व कर्म से कभी नहीं मैं जी चुराऊं, बेटी पत्नी और माँ बहना का भली भांति कर्तव्य निभाऊं, निज आजादी के साथ साथ रिश्ते नातों का फर्ज निभाऊं, पर जीवन का सम्मान रहे, अपने ढंग से खुद मैं जीऊं, आज तलक इतिहास लिखा गया पर अब मैं खुद इतिहास बनूं, पशुवत जीवन से घृणा रही है, चाह यही इंसान बनूं, मानवता का मार्ग पकड़कर नई सदी में कदम धरूं, कली फूल सा सुरभित जीवन सुगंध जहां मैं बिखराऊं, प्रकृति सुंदरी की गोदी में सम्मानित होकर सो जाऊं, सम्मानित होकर सो जाऊं। मैं ये दिखाना चाहता था आपको। माँ, हाँ जी, हाँ जी, आपने एक बार रिसाइट भी की थी माँ पे कविता। जी जी। हाँ, और मैंने है ना पूरी माँ पे है ना, मैंने पूरा एक वो लिखा, पूरी बुक है, ये देखिए। अरे आपका भी वही। इसके पीछे देखिए, मेरी माँ को है ना 25 साल, जब मेरी माँ बहुत छोटी उम्र में चली गई थी, मैं 26 साल की थी और वो 52 साल के थे, तो उसे वो चले गए, तो जब इनके डेथ एनिवर्सरी आई, 25 साल हो गए, मैं रात में संजीव जी सो रही थी और अचानक जैसे मुझे कोई झिंझोड़ कर जगाता है कि तुम्हारी माँ की डेथ एनिवर्सरी आ रही है और तुम उनके लिए क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए, मैं तो माँ भी नहीं, और माँ को ना मैं कोई उपहार दे सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। बोले नहीं, तुम अपनी माँ के लिए कुछ लिखो, जैसे कि, और मैं संजीव जी रात भर लिखती रही, सुबह 6 बजे तक, और ये किताब बनी, मैं आपको बताती हूँ। मतलब जो कोई ऊपर वाला आके, जैसे माँ खुद आके मेरे हाथ पकड़ कर शायद ये किताब मुझसे लिखवा ली है मुझसे, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए दीदी, होता क्या है, हाँ आपकी भावनाएं तो जो है वो तो हैं जी, जुनून सबसे ज्यादा काम करता है। जी 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 अगर आपको जुनून लग जाए जी, हमें किताब लिख जाने को बड़ी बात है क्या। हाँ आप जिस स्पीड से काम कर रही हैं, जितना काम कर रहे हैं उसको देख कर, तो रात में किताब, एक रात में बैठेंगे किताब चले तो सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। तो संरचना संसार में एंट्री करते हैं। हाँ जी, हाँ जी आपकी जो पुस्तकें हैं वो एक बार अगर डिस्प्ले कर सकें, जी, मैं करती हूँ। हाँ, जरूरी जैसे नहीं कि सारी हों, लेकिन ये माँ पे है, जैसे हाँ, ये अभी नई जो किताब है, अभी पूरी बनी नहीं है, एक मैंने ऐसे ही इसको एक किया था, ये अनकही कहानियां जो अपने देश के, बहुत जब से देश अपना गुलाम हुआ और हमको आजादी मिली, तब तक जो मैंने आपको भिजवाया था, तो उसको इस बार राष्ट्रपति आने वाले थे ना, तो मैंने एक बार ऐसे ही उसको छपवा दी थी, अभी पूरी बननी बाकी है ये वाली। तो ऐसा करेंगे, 3-4 कहानियां और लिख दीजिए, फिर इसको हम रिप्रिंट कर देते हैं, परिवर्धित संस्करण। अच्छा। अभी इसका वो किया ही नहीं है अपन ने, नहीं लिया, उनके पास गई थी लेकर, लेकिन वो उनके प्रोटोकॉल में नहीं होता है कोई नई बुक का ये करना, तो बस मैं उनको एक देकर आई थी उनके हाथ में, मतलब कि भाई आप देखिएगा मैंने ये लिखी है, और ये भी अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई थी, मैंने बस वो आने वाले थे तो कैसे ही जल्दी में प्रिंट करवा ली थी। और फिर मैंने ये जो मेरी फर्स्ट किताब है, मन की लहर है, बहुत अच्छी। हाँ, ये मैंने सबसे, और एक एक जैसे किताब के कवर के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मुझे ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए। नहीं करिए, हमारे पास बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं। नहीं नहीं, आपके पास, मैं तो उस समय की बात कर रही हूँ। फिर ये मैंने बाबुल लिखी है, देखिए, ये मैंने पिता को, क्योंकि माँ के लिए तो बहुत लिखते हैं लेकिन पिता के लिए नहीं लिखी जाती हैं किताबें, जबकि माँ और पिता दोनों का ही बच्चों को बड़ा करने में उतना ही योगदान होता है। हाँ, तो मैंने पूरी, मेरे पिताजी गए तो उनके पश्चात मैंने उनके लिए पूरी किताब लिखी, क्योंकि माँ जल्दी गई लेकिन पिताजी का ही हमको जो भी मिला मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन मिला।
फिर मैंने परमवीर लिखी, जो हमारे देश के जिन 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, तो हाँ जी। उनके बारे में लिखा। और इसमें मैंने अशोक चक्र, सेना चक्र, उनके जिन जिन को मिला उनकी भी एक एक जैसे फोटो के साथ में मैंने, है ना, वो डाल दी है। सब कुछ कहानियां इसमें है, छोटी एक एक पेज में है। फिर मैंने ये पाती लिखी, ये ऑल लेटर्स टू गॉड। अच्छा। हाँ, इसमें भगवान को, अच्छा इसके पीछे भी यही बात है कि जिस समय मेरे पहले मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली थी ना, तो मेरा बस मैं दिन रात वही सोचती रहती थी कि कैसे प्रतिष्ठा होगी, क्या होगी। तो एक दिन मैं सामायिक में बैठी थी, रात में हम लोग लाइट वगैरह नहीं करते हैं, तो मेरे मन में पता नहीं क्या भाव आया। मैंने अपने नौकर को बोला जल्दी से मुझे एक पेन और बुक दो, और मैं अंधेरे में लिखती गई 1 घंटा, जब तक सामायिक में बैठी ना, 48 मिनट, और ये पूरी पाती किताब बन गई मेरी। बाद में सुधारने में तो समय लगा, लेकिन एक बार जो भाव आते गए वो लिखती गई। और इसमें मैंने प्रभु को अपना सब कुछ बनाया है, सखा भी है, मित्र भी है। मैंने इसमें एक जगह लिखा है कि प्रभु चलो तुम और मैं दोनों लोनावला घूमने चलते हैं। नवदा भक्ति होती है ना, 9 प्रकार की भक्ति होती है, जी जी जी। तो नवदा भक्ति का आपने पूरा उपयोग कर लिया ना। हाँ जी, इसमें तो जो मन में आए कि चलो तुम मुझसे कुछ बात करो, कभी मैं आपकी माँ बन जाऊं, आप मेरे बेटे बन जाओ, मैं आपको लोरी सुनाऊं, मैं जैसे भाव आए ना उस समय वही भाव में मैं रहती थी पूरे समय। तो एक कैसे बन गई। देखिएगा कहीं आपके पोते पोतियों में कहीं कोई अवतार ना आ जाए। ये जो यशवी थी ना, जब छोटी थी ना, तो कृष्ण भगवान के सामने बैठकर मतलब उससे बातें करती थी उनसे, और कभी कभी रोने लगती कि आप सबके लिए आए, मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे हो, आप मेरे पास क्यों नहीं हो। और ऐसे लिटरली वो रोती थी जब छोटी थी, उनको कृष्ण इतना उसको प्रेम था। तो कभी कभी होता है कि बच्चे का कोई पूर्व जन्म का संस्कार भी होता है। और हमारे यहाँ जितनी प्रतिष्ठा हुई उसमें उसने, जैसे बोलते हो ना कि रोल किया, और वो भी मालूम उसने प्रियवंदा दासी का रोल किया, जो भगवान पैदा होते उसके खुशी को बांटने के लिए बाहर आती है। तो लास्ट टाइम हमारे जब थी, तो मैंने, इसके दादा ने बोला कि बेटा मैं और दादी महाराजा और महारानी बने, तो तू राजकुमारी बन जा, प्रियवंदा मत बन। तो बोले नहीं दादा, मुझे वही रोल करना है, क्योंकि वही तो वो बात लेकर आती है कि भगवान का इस घर में जन्म हुआ है, वो खुशी राजा को, जनता को वही देती है, और मेरा जन्म ये खुशी देने के लिए हुआ है। मैं बस उस बच्ची के मुंह से ये बात सुन के इतनी अचंभित रह गई कि बच्चे क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं। बहुत। हाँ, तो बस ऐसे ही भाव होते हैं। और वैसे ही जैसे मेरी दूसरी पोती आयरा भी ना, उसको भी कुछ बोलती हूँ कि चल मंदिर, बोले दादी मेरा और भगवान का डायरेक्ट रिलेशन है, मुझे उसके लिए मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं बोलती हूँ ये बच्चों की ये मतलब अलग दुनिया रहती है आजकल कि वो किस तरह से, उनमें हम लोगों से ज्यादा समझ आ गई। हाँ, ज्यादा समझ आ गई। या ये हो कि हम कंप्यूटर एज में जी रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी उस चीज से भी प्रभावित होकर के और आगे जा रही है, और आगे जा रही है, और उनको इतना सब देखने को मिलता है। हम लोग तो देखिए 5 साल तक जो होते थे झूले में ही सोते रहते थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। आज तो 3 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा दुनिया जानता है कि किधर क्या है। हाँ, तो ये बहुत फर्क आ गया है सब। हाँ, और आपकी जो रचनाएं होती हैं, मैं तरफ बढ़ता हूँ जी। एक और मैं बता देती हूँ, ये जो मेरे कामों को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मेरी एक बुक बनी थी, ऑल दैट आई एम। बहुत बढ़िया। ये मेरे बचपन से लगाकर आज तक के मेरे सब कामों के बारे में वगैरह, इसमें पूरी प्रॉफिटेबल बुक है। हाँ, कवर पेज से ही पता चल रहा है अच्छे प्रकाशक ने किया। जी जी। तो जी आप पूछ रहे थे। हाँ जी। हाँ, हमारा अगला प्रश्न था आपके कहानी वगैरह से रिलेटेड, कहा जा सकता है कविताओं में तो अंतस की भाषा होती है। जी जी जी। वाही है भाषा है, उसमें विषय वस्तु भी दिखती है, पात्र भी दिखते हैं, परिवेश भी दिखता है। तो जी के बारे में आप कैसे निर्णय लेते हैं कि कौन सी विषय वस्तु पर लिखना चाहिए, या कैसे निर्णय लेते हैं कि कौन कौन से पात्र होने चाहिए, ऐसा कुछ? मैंने कहानियां लिखी नहीं, बस अभी कोविड के समय मैंने सिर्फ एक कहानी लिखी थी, और एक दो छोटी छोटी ऐसे ही कहानी, जैसे कि जो जिया है उसको लिखा था। तो कहानियां लिख नहीं पाती हूँ, कहानियां लिखने का मन बहुत करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे मैं लिखूं।
तो इस बार मैंने एक लिखी थी, एक लड़की को ऐसे एक माध्यम बनाया था कि भाई गांव की लड़की है और बहुत होशियार है, मुंबई आती है और उसी समय कोविड हो जाता है और वो आजू बाजू के लोगों को पढ़ाने लगती है, और इस तरह से उसका बनाया कि एक गांव से आकर भी एक लड़की, भले ही वो गरीब की हो, लेकिन वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है और लोगों को सिखा सकती है। तो वो सब मैंने उसमें एक कहानी लिखी थी। तो वो एक कहानी लिखी। बाकी मुझे कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है, और मुझे इतनी, जैसे मुझे इनकी चित्रा भारद्वाज जी की एक कहानी है अपना बक्सा। मुद्गल, हाँ, चित्रा मुद्गल, मुद्गल नहीं, चित्रा भारद्वाज जिन्होंने वैजयंती लिखी। हाँ, हाँ, उनकी मैंने एक कहानी पढ़ी थी अपना बक्सा। वो मुझे इतनी दिल के करीब छूती है वो मतलब, और उसमें मेरे को, उस कहानी में मुझे अपनी दादी दिखी और मैंने फिर दादी के ऊपर कविता लिखी, तो वो कहानी का कुछ अंश उसमें आ ही गया दादी कि का बक्सा। हाँ, दादी का बक्सा। हाँ, तो उसमें आ गया जैसे कि अपना बक्सा वो है। फिर एक मैंने कहीं बहुत साल पहले कहानी पढ़ी थी यशोधरा करके, कि यशोधरा के दरवाजे से सिद्धार्थ कभी खाली नहीं जाता। वो भी बहुत सुंदर कहानी थी। बहुत सुंदर कहानी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और पति का कोई अफेयर हो जाता है तो घर छोड़ के वो चला जाता है, और छोटे बच्चे हैं, कुछ भी पैसा नहीं है, और माँ बाप को भी वहीं छोड़ देता है। तो अभी ये चाहता है, तब भी जो माँ बाप है, वो जो पत्नी है ना, उसको ही मतलब गलत समझते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा गया। और फिर वो बेचारी धीरे धीरे अपना कार्य शुरू करती है, बच्चों को बड़ा करती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, और एक दिन अपनी एक नई अपनी फैक्ट्री बनाती है, बड़ा घर बना लेती है। एक दिन पति उसी रोड से जाता है, देखता है कि आज यहाँ पर ये बड़ा सा घर बन गया है और कोई शादी का फंक्शन लग रहा है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है। तो सास ससुर इतने खुश होते हैं कि बोले देखो देखो तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारा कन्यादान करने तुम्हारे पिता आ गए। तो वो लड़की बोलती है, कौन पिता और कैसा पिता? मेरे पिता और माँ, सब कुछ मेरी माँ है, और मेरा कन्यादान भी मेरी माँ ही करेगी। और जब ये करता है तो, और फिर वो जब वहां से जाने लगता है तो सास ससुर फिर बहू को कहते हैं, अरे अब तो रोक ले, अब तो रोक ले, और उसको कुछ मतलब ऐसे गलत सलत बोलते हैं। तो अभी उस दिन उसको बड़ा दुख होता है कि पूरी जीवन मैंने उनकी सेवा की और आज भी वो मुझे ही दोष दे रहे हैं, अपने बेटे को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने पति को रोकती है कि रुको, और वो सास ससुर को लाती है, उनका हाथ बेटे के हाथ में देती है। यशोधरा के दरवाजे से सिद्धार्थ कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि गौतम जब आता है तो वो राहुल को देती है, वो मानी नहीं उसको लेने, वो मिलने नहीं जाती। जब गौतम स्वयं उसके द्वार पे आते हैं तो वो बोले मैं क्या दूं, अर्पण करूं, तो अपने बेटे को ही अर्पित कर देती है राहुल को। तो यहाँ पर वो बोलती है, भैया ठीक है, अब तुम अपने माता पिता को ले जाओ। तो ये कहानियां देखिए, छोटी छोटी कहानियों में कितना कुछ छुपा रहता है। हाँ, तो सीख जाती है कि देखो कितना सहन करती है वो नारियां। उसके बाद जब एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी सहनशीलता भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए। सिर्फ इतना कह दो कि साहब मैं, पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुषों का बल है, फलाना है, डिमका है, हम पुरुषों पर आश्रित हैं। लेकिन पुरुष जब सही एक तरीके से व्यवहार करे, सही तरीके से लाइफ को लेके चले, तब तो ठीक है, वरना क्या ऐसे ही पत्थर के भगवान सही सही कोई बैठा दे कहीं मंदिर में। हाँ, सही बात है। हम क्या करते हैं कि देवियों की पूजा तो बहुत करते हैं, मंदिर में बैठा भी देते हैं, लेकिन जो अपनी घर की देवी है उसकी पूजा मत करिए, लेकिन उसके सही सम्मान बराबर का अधिकार तो दीजिए, वो बहुत जरूरी है। मैं दीदी 2 मिनट आपसे लूंगा। अभी मैं किसी कार्यशाला में गया था जहां मुझे सम्मानित किया गया। साहित्य भारती सम्मान अनवरत, डॉक्टर संजीव जी। अभी आपको जो मिला वही है ना, रांची वाला? वो तो कल जा रहा हूँ मैं, 27 को मिलेगा भोपाल में। अच्छा, भोपाल में 27 को मिलेगा। तो बिंदु ये है कि वहां पर ये बात हुई कि महिलाएं पीछे हैं, महिलाओं को डराया जाता है, ये है फलाना, जो कि जनरली कहा जाता है सब कुछ जी। तो मैंने उन डीन थे मिस्टर कुमार, तो मैंने उनसे कहा आपसे अनुमति चाहिए क्या? मैंने कहा आपकी कभी बातों के टेंजेंट पे जाऊंगा मैं हो जाए इसलिए। तो मैंने जब शुरू किया वक्तव्य अपना, तो उसमें हमने कहा देखिए, महिला को पुरुष से कमतर आंकना बहुत बड़ी भूल है। इसलिए क्योंकि क्लिनिकली प्रूव हो चुका है
कि महिलाओं का लेफ्ट सेरिब्रल और पुरुषों का राइट सेरिब्रल एक्टिव होता है। बराबर है। इस लेफ्ट सेरिब्रल एक्टिव होने के कारण वो ज्यादा पावरफुल है मानसिक रूप से। मानसिक रूप से बिल्कुल। फिजिकली आप भले पावरफुल हो, हाँ लेकिन मानसिक रूप से आप रो देते हो अगर कोई कठिन स्थिति आए तो। बिल्कुल। हमने कहा यहाँ पर स्त्रियां आगे हो गई। फिर हमने कहा अगर जिन भगवान की भक्ति करते हो जी देखो, विद्या की देवी सरस्वती, बिल्कुल। धन की देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी है। पूजा करने के लिए 16 मातृकाएं। जी प्रथम स्मरण करना है तो पंचकन्या। जी। और अन्नपूर्णा, आवो भगत करनी है तो अन्नपूर्णा, और महिषासुर का वध करना हो तो दुर्गा। दुर्गा। हाँ। तो दुर्गा सारे अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो महिलाओं के पास है, हम मुकालते में मत रहिए। हाँ, तो सुरेंद्र शर्मा के शब्दों में एक को तो बर्फ में लपेट दिया जी कैलाश पर्वत पे, दूसरे को समुद्र में लिटा दिया। जी ढंग का पानी भी पीना चाहे तो वेट करना पड़ेगा कि कोई पानी लेके आओ। पानी लेकर आए, सही बात। और तीसरे उनके 3 मुंह बना दिए और उनका कोई मंदिर भी नहीं बना, कोई पूछता ही नहीं। सही बात है, सही बात है। हमने कहा इन सब चीजों से देखिए स्त्री आगे थी। जी और हमने कहा ये जो पैराडाइज था स्त्रियों का, वो पैराडाइज लास्ट हो गए। जी 1000 साल की आक्रांताओं की और ब्रिटिश शासन की छाया में सारा बर्बाद हो गया। जी और तब से महिलाओं को छुपाया जाने लगा जी कि हम घूंघट में निकलो, पता ना चले कैसे क्या ये वो, घर से बाहर नहीं निकलना ये हो। तो वो डर था। जी लेकिन वो डर अब खत्म हो गया। जी और महिलाओं के लिए मैं तो यही कहूंगा कि पैराडाइज इज ऑलमोस्ट रिगेन्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो आखिरी शब्द ये बनते हैं कि सिंहासन खाली करो कि महिला आती है। महिला आती है, सही 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 बात है। अच्छा, सबसे बढ़िया से बढ़िया पोस्ट पे वो पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री भी अपने देश की तो बन चुकी है महिला। तो आज कोई भी क्षेत्र ऐसा उनसे अछूता है ही नहीं। वो फ्लाइट से लगा के कि रेल इंजन से लगा के कि कहाँ, मैंने पूरा एक तो ऑटो भी चला रही है, टैक्सी भी चला रही है, ऑटो टैक्सी। अच्छा, अभी तो वो और क्या क्या जितने पोर्टफोलियो है सब कर रही है वो। हाँ, आसमान में आई कल्पना चावला। हाँ आई ना, अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला गई, तो सुनीता विलियम्स गई। फिर मैंने उस पे है ना, मैं आपको भेजूंगी, मैंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है नारियों पर, वैदिक से लगाकर आज तक कितनी नारियों ने कौन कौन से क्षेत्र में काम किया है। जैसे थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि नारी जो मेनका बनी तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, आम्रपाली बनी तो इतिहास की तरंग हुई, सीता बनी तो सहनशीलता हुई, द्रौपदी बनी तो युद्ध की गूंज हुई, नारी जो मुमताज बनी तो ताजमहल बनी, संयुक्ता बनी तो प्यार भरा दिल बनी, पारो बनी तो मोहब्बत की कहानी बनी, और हीर बनी तो जिंदगी तूफान बनी। नारी जो मदर टेरेसा बनी तो ममता भरा दिल बनी, लक्ष्मीबाई बनी तो वीरांगना बनी, पद्मनी बनी तो इतिहास का जौहर बनी, और पन्नाधाई बनी तो स्वामी भक्ति की मिसाल बनी। इस तरह से मैंने पूरा मतलब आज तक का लिखा हुआ है। मैंने पूरी सारी नारियों को इतना लिया उसमें कि कहाँ तक है जो आज आज जहाँ बनी है, तो वो पूरा आर्टिकल मैंने एक लिखा हुआ है। और भेजिएगा जी, जरूर से मैं आपको भेजती हूँ। हाँ, अब यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि आपकी जो इतनी रचनाएं हैं या जो इस प्रकार का आलेखन कर रही हैं आप जी कविता में, उन सारी चीजों को अगर आपके सामने रख दिया जाए तो पहली किताब आप कौन सी उठाएंगे? ये बोलते हैं ना, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन मेरे जो दिल के करीब है ना, जैसे माँ और पिता के लिए तो मैंने लिखा वो तो है, लेकिन इसके अलावा जो मैंने अपने सैनिकों के लिए लिखा है ना, वो मेरे बहुत दिल के करीब है। कि हमारे जो देश के सैनिक हैं, मतलब उनकी बात ही निराली है। और मैं सच कहती हूँ कि मुझे जितनी भी प्रतिष्ठा, जो मैं तो लिखती तो सालों से हूँ, लेकिन ये परमवीर चक्र लिखने के बाद मुझे जो प्रतिष्ठा मिली है, तो मैं वो भी उन सैनिकों के चरणों में अर्पित करती हूँ कि उन्हीं की वजह से मिली है। कि और हमने मतलब जो है कि आज हम जो कुछ है, किसी भी देश का जो गर्व होता है उसकी आज तो अटल जी का भी जन्मदिन है, हमारे देश के
भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी। और आपको बताऊं, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ मंच साझा करने को मिला था। वाह। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और मेरे ससुर जी भी उस समय एमपी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उनके सम्मान में उन्होंने पार्लियामेंट में एक कार्यक्रम रखा था। तो मुझे रात को फोन किया कि कल शाम को 4 बजे फोन है, तुमको कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली आना है और सारा मंच का संचालन तुम्हें करना है। मैंने कहा पापा मैं कैसे कर सकती हूँ, आप तो मुझे अभी बोल रहे हो रात को, मैं तो जानती नहीं। बोले नहीं तुम कर लोगी। उन्होंने इतना विश्वास दिखाया मुझ पे और मैं गई दूसरे और सुबह की फ्लाइट से गई और वहां पहुंची, पार्लियामेंट में कार्यक्रम किया। अटल जी इतने खुश हुए। उन्होंने मेरे ससुर जी को पूछा ये कौन है, कोई प्रोफेशनल है क्या? मेरे ससुर जी बोले नहीं ये मेरी बहू है और जो इसको शौक है करने का। तो उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि बेटा बहुत अच्छा किया और इसी तरह साहित्य के प्रति रुचि रखना और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो मुझे लगता है उनका आशीर्वाद भी है कि वो खुद इतने बड़े साहित्यकार थे, कवि थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मेरे रिश्ते में वो नाना जी लगते थे। अच्छा अच्छा। उनकी जो 2 भांजे हैं वो मेरी मम्मी की मौसेरी बहन उनको ब्याही। अच्छा अच्छा। बहनें एक ही जगह पर। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा था कि भाई चलो, मतलब इतने बड़े व्यक्तित्व से आशीर्वाद मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और फिर वो तो रियल स्टेटसमैन थे। हाँ आज के जैसे जो है उनकी तरह लोगों की तरह नहीं थे कि जी। 7 में चल रहे हैं, 24 मुकदमे चल रहे हैं। तो ये सौभाग्य रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ, लता जी के साथ किया। मोदी जी से मिलने का मौका मुझे मिला, उनको मैंने अपनी पुस्तक भेंट की, वो भी बड़े खुश हुए और बहुत अच्छे से उन्होंने किताब देखी। अब्दुल कलाम जी से मिलने का अवसर मिला, उन्हें भी मैंने अपनी पुस्तक भेंट की। क्या पर्सनालिटी थी, क्या सिंपल आदमी था। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। और ये लोग सारे लोग देखिए ना कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, अपने मतलब जीरो से शून्य से शिखर तक ये लोग पहुंचे हैं। तो इनको देख देख के जो प्रेरणा मिलती है ना, वो एक अलग ही जीवन की बात हो जाती है कि नहीं, यहाँ की जीवन में बढ़ते जाओ, कितनी कठिनाइयां आए, रुकावटें आए, सामना करो और निकलते जाओ बस आगे। हाँ वही हाल मोदी जी का भी तो है। हाँ, वही कहाँ से कहाँ तक, वही ना, कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो देखिए। और पूरे विश्व में अपना परचम तो फहरा ही दिया उन्होंने। अगर मैं होता तो नोबेल प्राइज तो दे देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्राइज नहीं दे पाता, हम नोबेल प्राइज की डिजर्व करते हैं वो। हाँ बिल्कुल, इन्होंने अपना हमारे देश को कहाँ से, कितना लोग उनके पीछे पड़े रहे, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, वो अपने अड़िग रहे, अटल रहे और बहुत उन्होंने। अब चर्चा ये करने की सोचा हूं मैं कि लेखकों के द्वारा आजकल बहुत कुछ लिखा जा रहा है। जी जी। आप मंचों पर रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, आपने देखा होगा। जी। लेकिन पाठक उन चीजों से जुड़ाव क्यों नहीं महसूस कर पाता, ऐसा क्या कारण लगता है आपको? एक तो जैसे ना, पाठक जुड़ेंगे जब आप पाठक ऐसी मुद्दों को उठाए जो उस पाठक के मन की बात हो। हम कोई मीन्स बड़ी बड़ी बातें, जैसे ना हम बड़े बड़े शब्दों की भरमार कर देते हैं, तो पाठक समझ ही नहीं पाता। आप सीधी सरल भाषा में बात करिए तो पाठक आपसे जरूर जुड़ेगा। ये मुझे लगा है कि बहुत ज्यादा कनिष्ठ वो भाषा को आप वो बना देते हो ना, तब मजा नहीं आता। कि ठीक है आप विशेषण है, वो एक लिखने की भाषा अलग होती है, आपने किताब में छपवा दिया, लेकिन जब आप बोलते हो उस समय इतना सीधा सरल होना चाहिए कि आपने दिल से बात की और दिल तक पहुंचनी चाहिए। हाँ। तो ये हो जाएगा तो पाठक तक जरूर पहुंचेंगे और पाठक उसको स्वीकार भी करेंगे। हाँ लेकिन डिजिटल युग में किताबें तो कोई खरीदता नहीं अब। जी 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 जी। तो कैसे चलेगा प्रकाशकों का भविष्य? हाँ ये भी एक तो है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। तो ऐसे में एक होना ही चाहिए कि भाई, मुझे तो लगता है कि जो बात किताबों में है ना संजीव जी, कितना भी आप डिजिटल पर पढ़िए वो तो आपको आनंद आ ही नहीं सकता है। किताबें, मतलब मैंने तो लिखा था कि किताबें हाथ में रहना, एक एक पन्ने को पढ़ना। आपको बताओ यशवी क्या कहती है, यशवी हर किताब खरीदती है, बोली दादी मुझे इसमें से एक अलग सुगंध आती है किताबों में से। कि किताबें पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिए किताबों की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, नशा होता है। हाँ। वो जो कागज की खुशबू होती है और जो स्याही की खुशबू होती है उससे नशा आता है। और हाँ। तो जो सही पाठक होता है वो पूरी किताब पढ़ के उठता है। हाँ ये यशवी का यही है सर,
वो पूरी बोलते मुझे इसमें से एक अलग खुशबू आती है दादी, वो इतनी किताबें खरीदती है, मैं आपको क्या बताऊं, जब भी कोई गिफ्ट हो मुझे किताबें दिलाओ। तो आपको बच्चियों को आज सबको ये प्रेरित करना चाहिए कि जो डिजिटल में, एक तो आपकी आंखें खराब होंगी, आप जितना देखोगे कंप्यूटर पे बैठोगे आपके चश्मे मोटे मोटे हो जाएंगे। हाँ, तो किताबें और आप पढ़ के आराम से, और किताबों में समझो आपने कहीं छोड़ा है, वहां आपने पे लगा दिया, दूसरी बार वहीं से शुरू करो। अब आप डिजिटल में क्या करेंगे, आप कैसे, कहाँ से फिर पढ़ेंगे, कहाँ याद रहने वाला। मार्क नहीं लगा सकते। हाँ, बुक मार्क तो आप लगा नहीं सकते हो। और मुझे तो लगता है किताबें खरीद के पढ़नी चाहिए, उसके जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमारे पास इस अलमारी में तकरीबन 5,000 किताबें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम किताबों के बीच में ही बैठते हैं। बिल्कुल सही और बात है। इतनी ही किताबें मेरी चेम्बर में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको तो किताबों को ना भी पढ़े तो भी उनको छू के और उनके बीच में बैठ के ही नशा आ जाता है। नशा आ जाता है। बोलते हैं ना, पुस्तकें हमारी सबसे बड़ी साथी होती हैं। मित्रों और रिश्तेदारों से तो झगड़ा हो सकता है, लेकिन पुस्तकों के साथ कभी भी नहीं, क्योंकि ये साधक और साध्य का नाता है। और मुझे हमेशा जब किताबें, रशियन लेखक चेकव की वो कहानी याद आती है, जहाँ दो मित्र होते हैं और एक दूसरे से शर्त लगाता है कि वो इसके बंगले के कमरे में 25 साल गुजारेगा और तब वो उसको 1 लाख रुपया देगा। और आज तो हम सोचे 1 लाख की कोई कीमत नहीं, लेकिन उस समय तो वो 1 लाख की कीमत करोड़ों के बराबर थी। और वो उसको शर्त स्वीकार कर लेता है, और उसका जो सफर होता है मनोरंजक पुस्तकों से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे विज्ञान और अध्यात्म की तरफ वो बढ़ता है, और 25 साल खत्म होने पर वो उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू लेता है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, और वो शर्त की अवधि तोड़कर बाहर आ जाता है। मतलब मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए, कि अभी तो मुझे ऐसा ज्ञान का खजाना मिल गया है, उसके सामने सारे पैसे व्यर्थ हैं। हाँ, और ये जो ज्ञान है वो आत्मा पे लगा रहेगा ना, वो इस जीवन में तो मिलेगा, पर मुझे लगता है अगले जीवन में भी आपके साथ जाएगा। ज्ञान ऐसा होता है। बिल्कुल। हाँ, आपका कर्म, सुकर्म या दुष्कर्म जो भी आप कहें, वो आपके साथ चलते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूँ। जी जब भीष्म सरसैया पर पड़े थे, जी केशव उनको मिलने गए, जी, तो उन्होंने पूछा, केशव ये बताओ कि मैं इतने दिन से सरसैया पर क्यों पड़ा हूं, ऐसा तो मैंने कोई पाप नहीं किया। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा है पितामह, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो खुद ही देख सकते हो कौन सी गलती की सजा मिल रही है। तो कहते हैं मैं 100 जन्म तक तो जाके देख चुका, कोई गलती नहीं लगती। कहते हैं बस सही जगह पहुंच गए, 101 वहां और देख लेते तो आपको पता चल जाता क्या हुआ था। कहें जब आप राजा थे उस जन्म में भी, और जब आपकी सवारी निकल रही थी तो रास्ते में एक सांप आ गया, आपने उसको हटाने के लिए बोला, तो प्रतिहारी ने क्या किया, डंडे से सांप को उठाया और उछाल दिया साइड में। तो वो उछल के तो गया, लेकिन एक कटीली झाड़ी पर जाके गिर गया। वो जो कांटे उसको चुभे थे वो आपको वापस मिल रहा है। बिल्कुल। अब हम जो कर्म करते हैं ना, उसका फल कहीं नहीं कहीं, मतलब भगवान को भी कर्म नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोगों को क्या बिसात है। तो प्रभु महावीर को देखिए, कान में कीले, जब वो भगवान बनने वाले थे उस जन्म में उनके कान में कीले ठोके गए, क्योंकि उन्होंने उस जन्म में एक सैया बालक के कान में गरम गरम शीशा डलवाया था। तो कहीं ना कहीं तो वो करना ही पड़ता है, उसका कर्मों का फल। इसलिए कहते हैं कि हर कर्म के पहले 100 बार सोचो कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, बिल्कुल। अब मैं थोड़ा आपको बाहर ले चलता हूँ जी साहित्य की दुनिया से। जी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली। आपसे ये जानना चाहूंगा, व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपकी साहित्य के अलावा हॉबी क्या है? हाँ, मुझे देखिए गाना सुनना अच्छा लगता है, नृत्य है, किताबें पढ़ना है, ट्रेवलिंग करना है, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, मतलब सारे तरह के शौक है मुझे। कि बस मुझे मेरी फ्रेंड क्या कहती है मालूम, मंजू, मंदिर, मूवी, मस्ती। तो इतना ही समय मंदिर पे भी जाता है, इतना ही पिक्चर देखने का शौक है, उतना ही जीवन का हर पल का आनंद लेने का है, कि पता नहीं जीवन किस क्षण खत्म हो जाए, जैसा है जिस समय वर्तमान को जी लो।
हाँ, वर्तमान को जीना ही चाहिए। हाँ देवानंद की एक फिल्म का एक छोटी सी गाने की लाइन सुनाता हूँ। जी। तो उसमें ये कहा है, गाने के बोल थे, जिंदगी ये कैसी हो, जैसे जियो वैसी हो। तो दूसरा है कि जाके कहीं भोग लो, जाके कहीं लोग लो, चाहे इसे भोग लो। ये गाना जो है ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी को आज के हिसाब से गिनो, अपने अपने रोल पूरे करते रहो, जी अटैचमेंट रखो, लेकिन लस्ट की तरह नहीं कि अटैचमेंट भी लस्ट बन जाए आपकी। बिल्कुल। उनका एक गाना वो भी अच्छा था ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। क्या बात है, क्या। और गाने से अच्छा वो मस्त मौला हाँ, का जो पिक्चराइजेशन है ना वो बड़ा सुंदर था। हाँ। तो कहाँ कहाँ घूमना ज्यादा पसंद करती, प्रकृति की तरफ या मेरे मनोमेश? को नेचर बहुत पसंद है, मैं नेचर को घंटों देख सकती हूँ, उसके अंदर खो जाती हूँ, उसकी इतनी पिक्चर्स लेती रहती हूँ। बार बार बादलों में जाऊंगी, जब जब भी फ्लाइट में जाती हूँ बादलों की पिक्चर लेती रहती हूँ। आप बताइए, मुझे लगता है बादलों के संग बादलों में एक घर बना लूं अपना। पहाड़ों पे जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में पहाड़ों की महारानी रही हुई हूँ, पहाड़ इतने आकर्षित करते हैं। तो मैं घर में भी सबको बोलती रहती हूँ, देखो मुझे वो पहाड़ बुला रहे हैं भाई, अब जाना ही पड़ेगा। और अब आखिरी प्रश्न, जी आखिरी प्रश्न ये है कि नवोदित कलाकार रचनाकारों के लिए या लेखकों के लिए जिन्होंने अभी शुरू किया है या आगे थोड़ा ही आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या संदेश या क्या सलाह देना पसंद करेंगे अपने अनुभव के आधार पर? उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि भाई एक तो मेहनत करें, मेहनत से बड़ा तो कोई मतलब कट ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा, आपाधापी में जैसा है ना, प्रतियोगिता की होड़ में मत जाए। आप जैसा लिखते हो वैसा आप अपनी तरह का लिखिए। आप जैसे कि उसने कुछ लिखा है उसमें से 2 लाइन ले लूं, उसमें से कुछ 2 लाइन ले लूं, तो वो रचना आपकी नहीं बनती है। नहीं, रचना नहीं होती, और वो रचना रचना की तरह दिखती भी नहीं। दिखती भी नहीं है। तो आप आपके मन में जो भाव आते हैं उसको आप जरूर लिखिए, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी रचना अच्छी है तो लोग आपको पसंद करेंगे और आपको सहारेंगे। तो बस ये करते रहना चाहिए कि अपने कार्य को करते जाना और अच्छा लिखना चाहिए। और मुझे जो ये जैसे बेकार जो चीजें लिखते हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। साहित्य लिखो, साहित्य अच्छा साहित्य लिखो, और जिसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए और जो लोगों के दिल तक पहुंचे, ऐसी भाषा होनी चाहिए। हाँ। आपका प्रवासी भारतीयों के साथ काफी मेल मिलापक है और काफी आना जाना भी होता रहता है। प्रवासी लोगों के द्वारा जो साहित्य की रचना की जा रही है उस पर आपकी क्या टिप्पणी, उसे आप कैसा समझते हैं? मैं क्या हूँ, मैं टिप्पणी लायक नहीं हूँ कि उनका विचारधारा तो होती, हम तो किसी एक का असेसमेंट नहीं कर रहे, हम इन जनरल देख रहे हैं कमी है, ताकि अगर कोई देखेगा बातचीत को तो समझ अच्छा ये चीज, उसको अगर एक भी चीज क्लिक हो जाती है इंटरव्यू से तो समझ लीजिए हम लोगों का सार्थक है प्रयास। अच्छा, प्रवासी भारतीय कोशिश करें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि वो वहां अपनी हिंदी को बचाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। लोग मतलब हिंदी के प्रति बहुत प्रेम है। जैसे तेजेंद्र जी शर्मा को मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, जकिया जी वहां पे है जो तो भारत से हैं कि पता नहीं पाकिस्तान से हैं, लेकिन और भी जिन्होंने वहां, मैंने लंदन में काफी लोगों से मैं मिली हूँ, इंदू जी बारोट है। तो जिस तरह से वो अपने देश की अपनी भाषा को बचाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। और वहाँ मुझे लगता है कि जो इंडिया में करते हैं अपने बच्चों के लिए, उससे ज्यादा वहां वो अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करते हैं। गीता क्लासेस चलाते हैं, योगा कराते हैं, और जैसे उनकी वेशभूषा वगैरह हमारी भारतीय होती है ज्यादा। तो हाँ, और वो जो लिखते भी हैं उसमें भी अपना मतलब कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं कि भाई हमें अपनी मतलब संस्कृति को बचाना चाहिए, मैं ये सोचती हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बात से सहमत हूँ। हाँ जी। पाठकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस पाठकों के लिए ये कहूंगी, किताबें खरीदें, पढ़ें और किताबों के प्रति प्रेम जागृत रखें। अपनी तो लाइफ बन जाएगी। हाँ, बस मैं तो यही कहूंगी कि किताबें जरूर, आप मैं सोचती हूँ कि एक ड्रेस कम खरीदना, लेकिन एक किताब जरूर खरीदना, कि एक जो
आपका जो मतलब मैं कहती हूँ कि आपका व्यक्तित्व है ना, आपके घर में कितनी किताबें, कैसी किताबें हैं, उससे साफ झलकता है। मेरी कलेक्शन से क्या लगा? नहीं, एक होता है कि आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसका हमारे पर असर पड़ता है, भले हम चाहे या नहीं चाहे, अनचाहे भी वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में उसका निर्माण करने में सहयोग रहता है, मेरा ये मानना है। हाँ इंटरेस्टिंग दिखा देता हूँ आपको। जी। ये सब दो रो जो दिख रही हैं, इनमें एक दो को छोड़ करके बाकी सब एस्ट्रोलॉजी की किताब है। अच्छा, आप ज्योतिष भी करते हैं क्या? अभी मेरी जन्म पत्र भेजनी पड़ेगी आपको। पढ़ने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे भी लगता है कुछ कुछ नया सीखते रहना चाहिए इंसान को जिंदगी में। मतलब जब भी मौका मिले कुछ नया करते रहें, और आपकी कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे प्रेरित रहें, और जीवन में एक कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी वजह से एक चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आए जीवन में।